हम्म। कृपया तालियों में कोताही ना करें। योगी जी से अनुरोध करता हूं कि श्री बीएम सिंह साहब का स्वागत माल्यार्पण के द्वारा करेंगे। तालियां, प्लीज तालियां। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, माननीय महोदय हमारे बीच आए हुए हैं। मैं श्री सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि श्री वीर सिंह चौहान जी का स्वागत करें माला पहनाकर। सिंह चौहान जी का स्वागत करते हुए श्री विमल कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो स्टेज के पास आएं और श्री बीएम सिंह साहब का स्वागत करें। तालियां प्लीज। तालियां से स्वागत करेंगे आप। हमारे बीच उपस्थित बहन शशि शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि आप भी हमारे अतिथि श्री बीएम सिंह जी का स्वागत करें प्लीज। ये प्रोग्राम तपस्वी आदर्श परिवार के माध्यम से किया जा रहा है और तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक हमारे क्रांतिकारी श्री योगी माथुर जी, मैं योगी माथुर जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट श्री भूप सिंह प्रधान जी, जो 360 गांव के प्रधान जी हैं, आप उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें और उनको पटका पहनाएं। योगी माथुर जी से आग्रह है कि श्री राम कुमार सोलंकी प्रधान जी को भी माला जी बनाकर और पटका पहनाकर स्वागत करें। दुर्गा जी आइए, मंच का भी स्वागत है, स्टेज मिर्ची का स्वागत है। राष्ट्रपति महोदय भी हमारे न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। क्राइम है, देश के अंदर क्राइम है, ये एक अंतर्मन का रोष है। तो क्राइम रुकेगा कैसे? हमने तो नेता चुन के भेज दिए, हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया। क्या नेता अपना काम नहीं कर रहे? क्या नेताओं की नीतियां अपना काम नहीं कर रही? क्या संविधान के अनुच्छेद काम नहीं कर रहे? या प्रशासन काम नहीं कर रहा? साथियों, देश की न्यायपालिका समयबद्ध तरीके से अपनी कर्मठता से फैसले देने शुरू कर देगी, उस दिन देश के अंदर क्राइम बहुत कम हो जाएगा। दोषारोपण, इस क्षेत्र में, एसएचओ के क्षेत्र में क्राइम का रेट ज्यादा है, पुलिस काम व्यवस्था ठीक से नहीं कर रही। कौन करते हैं? गद्दार नेताओं को ललकारो। एक फोन करेंगे, सब हाजिर हो जाते हैं, जी साहब जी साहब। लेकिन उनकी परेशानी, उनके अंतर्मन की व्यथा, मैं बैठता हूं उनके साथ। मैंने पूछा उनसे कि ये जो हम वेबसाइट पर देखते हैं क्राइम के आंकड़े, ये कैसे बढ़े, ये क्यों बढ़े? आपके पास कोई इसका रोड मैप है कम करने का? उनकी पीड़ा सुनकर मुझे बहुत दिल मेरा दुखी हुआ।
बोलते हमारे पास मैन पावर भी कम है, हमारे पास पोस्ट बहुत खाली है, जिनकी जिम्मेवारी है कि वैकेंसी निकाले, पोस्ट को फिलअप करें, आगे बढ़ाएं उस चीज को, वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। और आंकड़े यही कहते हैं साथियों कि ज्यादातर मामले हमारे न्यायालय में लटके पड़े हैं। पुलिस अपना काम समय से करती है, 100 नंबर कॉल करो, एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो धारा मुकदमे की लगनी चाहिए, चाहे क्राइम की है या सिविल की है, वो धारा लगा के मुकदमा फाइल हो जाता है। समस्या कहां आ गई? समस्या आ गई न्यायालय में फैसले नहीं हो रहे, तारीख पे तारीख मिल रही है। आपको याद होगा रामायण के चरित्र सभी हम लोगों ने पढ़ा है। भगवान राम का क्यों अवतार लेना पड़ा उनको? क्योंकि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब किसी ना किसी को अवतार के रूप में आना पड़ता है। वैसे ही जब राजनीति में अत्याचार बढ़ रहा है तो किसी ना किसी को तो माध्यम बनाया ही जाता है। एक पार्षद एमएलए बनता है, एक एमएलए सांसद बनता है, फिर राज्यसभा सांसद, सब पेंशनें लेते हैं, 4 पेंशनें लेते हैं। लेकिन ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स इस देश में है जहां पर पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है, सभी जगह बंद कर दी गई है। तो ये सब जो अदृश्य गद्दार हैं, इनके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। आपको मंच मिल रहा है और आज हम लोगों को श्री योगी माथुर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब लोग भले ही संख्या में सीटें फुल हैं लगभग, इससे हम 10 गुना इकट्ठा हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। अब बहुत हो चुका, अब इस अतिकांत करना ही होगा। हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी लेके चलते हैं, शस्त्र भी लेके चलते हैं, लेकिन शस्त्र हमारे पूजनीय होते हैं। शस्त्र का इस्तेमाल कभी हिंसा में नहीं किया जाता, लेकिन आज हमारी जिस तरह से संस्कृति को विध्वंस किया जा रहा है, हमारी सभ्यता को खोखला किया जा रहा है, आज आवश्यकता है कि हमें उसके समर्थन में साथ खड़ा होना चाहिए। बातें बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि दिल में गुब्बार भरा पड़ा है, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है साथियों। आपको आज संकल्प लेके ही जाना होगा कि जो अदृश्य गद्दार इस राजनीति में घुसे हुए हैं, हम वाकई ही राजनीति में सुधार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये गद्दार कहीं बाहर से नहीं आ गए हैं, ये समाज में कोई गद्दारी नहीं है इस तरह से। क्यों हमारे अंदर ये जुनून है इन गद्दारों को ललकारो? क्यों ललकारने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आज हर आदमी त्रस्त है। 10 करोड़ रुपया विधानसभा से जारी होता है कि जाके विधायक जी सड़कें बना दो। 8 वर्ष के कार्यकाल में भी वो विधायक, वो बेशर्म विधायक पैदल चलकर वोट मांगने आता है। किसके लिए? अपने निगम पार्षद के लिए वोट दे दो। उस पार्षद को शर्म नहीं आती जो 10 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा से जारी करवाता है प्रतिवर्ष। मैं पुराना ना बोलूं, अगर पिछले 5 वर्ष का भी बोल दूं, जब से वो विधायक है तो 50 करोड़ रुपया होता है। और उसी पार्टी से निगम पार्षद रहे 5 साल, इसके बाद भी सड़कें टूटी पड़े, आपको पानी ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? कि दिल्ली का दर्द है, कि दिल्ली की व्यथा है, हर परिवार की, हर घर की व्यथा है। अभी 3 महीने पहले तो बरसात खत्म हुई है, जब 7 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, सड़कें टूटी पड़ी है दिल्ली की। आपके जूतों में पानी भर जाता था, आपके बच्चे पूछते थे पापा ये सड़कें कब बनेंगी, मम्मी ये सड़कें कब बनेंगी। तब आपका शर्म से सिर नीचे हो जाता था, तब आपको सोचना पड़ता था हम कहां जाएं, किसको चुने। ए को चुन लिया, बी को चुन लिया, सी को चुन लिया, अब किसको लेके आए, अब किसको चुने? कहीं अभी छुपे बैठे हैं क्या? साथियों, जो दल बदल लेते हैं ना ये लोग, इन दल बदलुओं को आप साफ साफ बोलिए। क्या तो अपनी पार्टी को चुनाव आयोग में लिख के दे दीजिए कि हमारे बस का काम करना नहीं है, या आप भारतवर्ष में इस बात की मांग उठाइए कि इनके चुनाव चिन्ह प्रतिबंधित किए जाए। न इनके पास चुनाव चिन्ह होंगे, न चुनाव लड़ेंगे, फिर निर्दलीय हम जैसे ही खड़े हो जाएंगे सारे।
क्योंकि यहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ समस्याओं पे बात ना करें, हम चिंतन इस बात पे करें इसमें सुधार कहां पे संभव है, क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी ले ली, तो मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। वो क्या सुधार में बेहतर कर सकता हूं, विधायक को कहां खड़ा करूं, अपने पार्षद को कहां खड़ा करूं, अपने सांसद को कहां खड़ा करूं, तभी यह दृश्य गद्दार आपको समझ में आ जाएंगे। काम करना शुरू करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माइक दिया, मैंने समय लिया, इसके लिए माफी भी चाहता हूं। जब हम कोई पद लेते हैं ना तो शपथ ग्रहण करते हैं, अफसर भी और नेता भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बारी संविधान दिवस पर रोई हैं। उन्होंने बोला, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मैं त्रस्त हूं तीनों से। एक से नहीं बोला, तीनों से त्रस्त हूं। फिर उन्होंने ये बोला कि जो जजेस गरीब लोगों को बेल नहीं देने देते, डरते हैं बेल देने से, तो उस पर भी उन्होंने कहा। अंत में उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही। सबसे ज्यादा खतरनाक जो बात उनकी थी वो ये थी कि मैं जो नहीं बोल रही हूं उसको भी समझिएगा। 1947 से लेकर अभी तक मैंने किसी राष्ट्रपति के मुंह से ऐसा नहीं सुना। मुझे भी 56 साल मेरी उम्र है और लगभग 32 साल से मैं इस देश की सेवा कर रहा हूं, राजनीति के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट हूं मैं, और अभी भारत यात्रा पर भी निकला था। योगी जी मेरे मित्र हैं, इनको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा, बातों से कुछ नहीं होने वाला। हमारे वकील साहब हैं यहां पर, कुछ चीजें अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, जनता का पैसा होता है, मालिक देश की जनता है। 1947 से हम देश के मालिक कौन है? जनता। तो हर मकान मालिक को किराया मिलता है, मिलता है जी किराया सबको। अगर मकान मालिक को, दुकान मालिक को किराया मिलता है ना, तो आप देश के मालिक हैं। और इस देश पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, बहुत सारे बस अड्डे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। और भूमि आपकी है। क्या आपको कभी किसी ने किराया दिया? एप्रिसिएशन दिया किसी ने? क्या इस पर आपका अधिकार नहीं है? अगर आपका अधिकार नहीं है तो आप अपने अपने किराएदारों से किराया लेना बंद करो प्लीज। और अगर आप किराया लेना बंद नहीं कर रहे हो तो आप इनसे किराया क्यों नहीं मांगते? कसूर आपका है, उनका कोई नहीं है। एक बड़ा हमारे देश का जो पैसा है, टैक्स के रूप में जो जाता है पैसा, नेता अपना प्रचार करते रहते हैं, फोटो छापते रहते हैं पूरे देश में। मुख्यमंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं, मंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं। क्यों भाई? पैसा जनता का, मालिक जनता, उनकी फोटो क्यों लगे? सर आपसे कह रहा हूं, प्लीज नोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 3 नंबर 1, लक्ष्य क्या है? सबसे पहले लक्ष्य क्या है? यहां पर जितने लोग आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है ये निर्धारित करिए। फिर उद्देश्य क्या है? लक्ष्य तो हो गया, अब उद्देश्य क्या है? अब उसको भी निर्धारित करिए। फिर परिणाम पर आइए कि परिणाम कैसे हम निकाल के लेके आएंगे। 1947 में $1 लगभग $1 के बराबर था। आज हमें $1 खरीदना पड़े तो $85 देने पड़ते हैं। तो क्या IAS, IPS, IFS, IRS इन लोगों ने काम किया? माफी चाहता हूं। पंचासीन विभूतियां। पहले तो इस सभागृह में कुछ कहने के पहले मैं 2 मंत्रों को उच्चारण करना चाहूंगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दूसरा गुरु जी को समर्पित है। राम ह्रीं ह्रोम अर्हम सा सूर्याय नमः, विश्वेश्वराय पूर्वानंदाय नमः। इस सभागृह में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी पीड़ाएं कही गई हैं, अब उसके दूर होने का समय आ गया है। आप लोग बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कितने लोग ये महसूस करते हैं कि आप आजाद हैं, आपका देश आजाद है? हाथ उठाएंगे।
वो तो 15 अगस्त को मिल ही नहीं है आजादी। करेक्ट। इस देश के राजनेताओं ने पिछले 75 सालों से आपको धोखा दिया है। आप जो 15 अगस्त और 26 जनवरी मना रहे हैं वो आपके साथ फ्रॉड है, जिससे आपको ये विश्वास हो कि आप स्वतंत्र हैं। आपके साथ आपको जो आजादी कही जा रही है वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर था, जो कि 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था और 18 जुलाई को उसे क्राउन की जो है ना एक्सेप्टेंस मिली थी। उसमें उसका एक्ट का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट वाज ए फ्रॉड एक्ट, जिसमें टाइटल में इंडिपेंडेंस को छोड़ के कहीं भी बीच में इंडिपेंडेंस नहीं है। आपका संविधान आपके साथ फ्रॉड है। संविधान में आपको कहीं नेशन नहीं कहा गया है। यू आर ऑलवेज एड्रेस एज ए स्टेट, नॉट एज ए नेशन। संविधान का कोई भी आर्टिकल आपको जो है नेशन का पावर नहीं दे रहा है। और आपको मालूम है क्या, जो आपका संविधान है 80% इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्या इस बात पे ये सदन मेरे साथ है कि आज भी आप आजाद नहीं हैं? नहीं है, वो आजादी अभी अधूरी है, अटल जी कह रहे थे। यदि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि आप किसी देश के गुलाम हैं, आप गुलामी से जी रहे हैं, जब आप आजाद होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको? हमें 2 काम करना चाहिए। नंबर 1, जो गुलामों के कानून हैं उनको टोटली बदलना चाहिए और जो व्यवस्था है उसे पूरा बदलना चाहिए। तो आज भी आपकी पुलिस, आपकी व्यवस्था गुलामों के कानून से जी रही है। आपको मालूम है क्या आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है? 1861 को जो है आप एब्सोल्यूट टर्म में याद मत करिए, रेफरेंस में याद करिए। 1861 1857 के 5 साल बाद आता है। 1857 कुछ याद पड़ रहा है आपको? क्या है 1857? मंगल पांडे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1854 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके 5 साल के बाद आपके ऊपर एक एक्ट लाया गया जिससे कि अंग्रेजों का साम्राज्य चले। आज भी आपकी पुलिस उसी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। ये तो मैंने नमूने के लिए कहा है। आपको मालूम है इंडियन पीनल कोड 1860 का है, उसके 1 साल पहले का। आज आप उसी इंडियन पीनल कोड से गवर्न हो रहे हैं और उस पीनल कोड को भी ठीक ढंग से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें गुमराह किया है और हमें इस भ्रम में रखा है कि हम स्वतंत्र हैं। भाइयों, आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। क्या इन दोनों बातों से आप सहमत हैं कि आज भी जो है आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थुपी हुई है जिसे संविधान के 4 सेक्शन में प्रोटेक्शन मिला है? आर्टिकल 109, 1010, 1011 एंड 1012। क्या आपको यह मालूम है कि आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है उसे न्यायालय के ऊपर रख दिया गया है? कानून की धारा 197 सीआरपीसी, आपको सब आजकल गूगल है, पढ़िए, उसने इस प्रशासनिक व्यवस्था को न्याय व्यवस्था के ऊपर कर दिया है। वो कहती है कि यदि ये कोई अपराध भी करेंगे तो न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक कि राज सत्ता में बैठे लोग अनुमति ना दें। आज ईओडब्ल्यू लोक आयुक्तों में हजारों केसेस जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे दुष्ट राजनेता अनुमति नहीं देते हैं। क्यों?
क्योंकि ये दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था उनकी चरण सेवक बनी हुई है। क्या इस देश को मालूम है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध को जो है ना पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, वो भी जबकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, और वो बच्चे लकी हैं जिन्हें दूध नहीं मिल रहा। वो लोग उनसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें दूध मिल रहा है, वो दूध नहीं पी रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं जो कि यूरिया से बनाया जा रहा है। और इसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि ऐसे दूध को 4 साल तक पिया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा।